तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण। सेमेस्टर सेकेंड, बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान। बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर। तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण के टॉप 5 क्वेश्चन। ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और मेरे स्टूडेंट्स अगर इन टॉप 5 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो मैं बता देता हूं कि इससे ऊपर और उससे बाहर उन्हें को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये समझे कि आपके एग्जाम में आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये टॉप 5 क्वेश्चन है कौन से, इनको आप देखें और फिर इनकी तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि एक तरह से ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए ही है और एग्जाम में आपको 8 और 9 ग्रेड तक आराम से पहुंचा देंगे। मुझे मालूम है आपके पास समय की कमी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, उनके लिए ये टॉप 5 क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति पॉलिटिकल ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर में रामबाण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और उसकी समझ। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हो सकता है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और समझ। दूसरा क्वेश्चन होगा तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी और आधुनिक उपागम। तीसरा क्वेश्चन होगा तुलनात्मक राजनीति के अंदर तुलनात्मक राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। चौथा क्वेश्चन होगा नव संस्थावाद के अंतर्गत आपको तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोणों की व्याख्या करनी होगी, जिसमें आप डेविड ईस्टन के निवेश और निर्गत के सिद्धांत की जरूर व्याख्या करना। और पांचवा क्वेश्चन है लिंग निर्धारण, महिला से जुड़े हुए तुलनात्मक विश्लेषण आपके पांचवें क्वेश्चन में करना होगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके तुलनात्मक राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमेशा एग्जाम में आते ही हैं। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम का या पेपर का क्राउन ताज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर ही आपको पेपर की शुरुआत करनी होती है। क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और उसकी समझ। इसके अंदर वो पूरा आ जाता है कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन से तत्व हैं, इसका कैसे विकास हुआ और इसकी क्या समझ है। इसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि तुलनात्मक राजनीति जो है एक अनुशासन के रूप में निरंतर विकसित हुई। तुलनात्मक राजनीति है क्या? तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है एक देश की शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक संस्थाओं का जब आप दूसरे देश से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो ये तुलनात्मक राजनीति है। और तुलनात्मक राजनीति से ही आपको अपने देश की शासन व्यवस्था की विशेषता, उसके गुण और कमियों को जानने का मौका मिलता है, फिर आपको उसे दूर करने का भी एक तरह से तरीकों की जानकारी होती है। जो तुलनात्मक राजनीति का जो एक समझ रही है, उसका एक निरंतर विकास रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ गया। अरस्तू के समय से तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र आगे बढ़ता रहा, जो मैकियावेली, डेविड ईस्टन के समय से भी आगे मौजूदा समय में भी चलता ही जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति का जो औचित्य क्या है, आखिर हम ये तुलना करते क्यों हैं? तुलना इसलिए की जाती है ताकि हमें विश्लेषण करने का मौका मिल जाए और इसके साथ ही हमें एक राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे राजनीतिक व्यवस्था में क्या समानता है, क्या असमानता है, इसकी भी जानकारी हो जाए। और जो तुलना होती है वो तुलना एक स्तर पे नहीं होती है, तुलना क्रमिक स्तर पे, विभिन्न स्तरों पे निरंतर होती चली जाती है। इसलिए तुलना का जो है निरंतर विकास होता रहा है। तुलना की प्रकृति क्या है? देखो, जैसे हम कोई भी चीज तुलना करने जाते हैं तो उसके दो स्वरूपों की हम हमेशा तुलना करते हैं। एक परंपरावादी स्वरूप और दूसरा आधुनिक, जिसे हम नव संस्थावादी स्वरूप कहते हैं।
परंपरावादी स्वरूप की भी तुलना करेंगे और नव संस्थावादी या आधुनिक रूप की भी तुलना करेंगे। तुलना के क्षेत्र क्या है? तुलना में हम किन-किन चीजों को शामिल कर सकते हैं? मैंने पहले ही जैसे बताया, राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ये सारी चीजें तुलना का एक तत्व बन जाते हैं, क्षेत्र बन जाते हैं। परीक्षण और विश्लेषण, तुलना क्यों की जाती है? तुलना का आधार ही यही है कि हम परीक्षण से और विश्लेषण से व्यवहारिकता के द्वारा अपने कमियों को या अपनी जो विशेषताएं हैं उसको जान सके और जरूरत पड़े तो उसमें सुधार कर सके। इसमें एक और शब्द है, यूरो केंद्रवाद। जब भी हमने तुलना करी है, हमने यूरोपीय मॉडल को या फिर अमेरिकन मॉडल को सामने जरूर रखा है, लेकिन जब उपनिवेशवाद का अंत हुआ और तृतीय विकासशील देशों का उदय हुआ, तो जो तुलना है उसका क्षेत्र भी व्यापक हमें देखने को मिलता है यूरो केंद्रवाद के साथ ही। तुलनात्मक राजनीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा मैंने देखा है कि एग्जाम में आता ही है कि तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी और नव संस्थावादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो पहला क्वेश्चन था, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत के समझ, उसमें भी आप इसके पॉइंट्सों को जोड़ सकते हो। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आखिर इसके अंदर बताना क्या है? इसके अंदर जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अध्ययन या उसके उपागम दो तरह के होते हैं, एक परंपरावादी और दूसरा आधुनिक। हम पहले परंपरावादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, फिर हम आधुनिक पे चर्चा करेंगे। जो परंपरावादी दृष्टिकोण होता है वो बहुत ही प्राचीन है, प्लेटो और अरस्तु के समय से ही चला आ रहा है और ये ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पे किसी चीज का अध्ययन करता है, मतलब उसके इतिहास के आधार पे। और ये पूरी तरह से वर्णनात्मक है, वर्णन कर देता है, विश्लेषण नहीं करता, वर्णन करता है। साथ ही इसके अंदर औपचारिक बातों का सिर्फ अध्ययन होता है, राजनीतिक पक्षों का अध्ययन होता है, सामाजिक आर्थिक पक्षों का इतना अध्ययन नहीं होता। ये तथ्यों की इतनी बात नहीं करते, विश्लेषण की बात नहीं करते और सिर्फ राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करने के कारण इसका क्षेत्र सीमित है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है आधुनिक, ये तुलनात्मक राजनीति का सबसे प्रमुख भाग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल परंपरावादी उपागम के विपरीत है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति या नव संस्थावादी दृष्टिकोण, याद रखो पेपर में इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के नव संस्थावादी दृष्टिकोणों का अध्ययन करो। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसका क्षेत्र जो है आधुनिक है और इसके अंदर व्यवहारिक रूप से उपागम का अध्ययन होता है, मतलब व्यवहारिक तरीके से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसमें विश्लेषण भी है, समीक्षा भी है, साथ ही तथ्यों की भी बात की जाती है और इसके अंदर सिर्फ राजनीतिक पक्ष की नहीं, नव संस्थावादी जो दृष्टिकोण है उसके अंदर आपको समीक्षावादी दृष्टिकोण भी मिलेगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी मिलेगा और ये राजनीतिक तक सिमट के ना रहकर ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र तक भी है। इसलिए इसका क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा और व्यापक है। इसके अंदर आप और भी कई चीजें जोड़ सकते हो। नव संस्थावादी दृष्टिकोण में आप डेविड स्टन के निवेश निर्गत के सिद्धांत को भी डाल सकते हो। साथ ही आप नव संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत तथ्यवादी दृष्टिकोण को भी डाल सकते हो। नव संस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आप समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को भी डाल सकते हो। इस तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये उपागम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये दो तरीके से होगा, परंपरावादी उपागम और आधुनिक या नव संस्थावादी उपागम। लेकिन अगर ये सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता है, नव संस्थावादी दृष्टिकोण या उपागम के बारे में बताओ, तो आप पहले परंपरावादी बता देना और फिर व्यापक तौर पे नव संस्थावादी दृष्टिकोण को खोल देना। तुलनात्मक राजनीति का एक अगला दृष्टिकोण है राजनीतिक दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति का राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण बताओ। ये हमेशा एग्जाम में आता है कि तुलनात्मक राजनीति में आप
राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण को आप क्या समझते हैं या राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? ये सिद्धांत 20वीं शताब्दी के आसपास आया और बहुत तेजी से फैला। आलमंड जो बहुत बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने इस सिद्धांत को बहुत बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाया। तुलनात्मक राजनीति के राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण में मनुष्य के विश्वास, मूल्य और भावनाओं की बात की जाती है। इसके अंदर विचारधारा का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पे भावनाएं उत्पन्न होंगी, एक तरह से परंपरा उत्पन्न होंगे, जहाँ पे विश्वास उत्पन्न होगा, राजनीतिक मूल्य उत्पन्न होगा, वहाँ पे विचारधारा का गठित होना अपने आप से स्वाभाविक दिखता है। इसके 3 प्रकार हैं। एक है संकीर्ण दृष्टिकोण। इसके अंदर जनता जो है राजनीति में बिल्कुल भी भागीदारी दर्ज नहीं करवाती, एक तरह से वो अनजान रहती है। दूसरा अधीन। इसके अंदर क्या होता है कि जो आम जनता होती है, वो राजनीतिक संस्थाओं के नियंत्रण में या उनके प्रभाव में रहती है। और तीसरा दृष्टिकोण है सहभागी दृष्टिकोण, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीति को लेकर आम जनता जागरूक होती है और राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दर्ज करवाने पर विश्वास करती है। इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो मेरे सबसे मनपसंद क्वेश्चनों में से भी एक है, तुलनात्मक राजनीति का व्यवस्थावादी दृष्टिकोण या डेविड ईस्टन का व्यवस्थावादी सिद्धांत। ये जो क्वेश्चन है, ये एक तरह से हमेशा इस बुक में कहीं ना कहीं अपनी जगह जरूर बना लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है, पेपर के अंदर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो एक बात का आप ध्यान रखें कि डेविड ईस्टन की थ्योरी है क्या, आपको उसको समझना जरूरी है। तुलनात्मक राजनीति में जो ये क्वेश्चन है, ये परंपरावादी तुलनात्मक राजनीति और उसके उपागम के खिलाफ आया। डेविड ईस्टन ने इसे व्यवस्थावादी सिद्धांत के रूप में स्थापित किया और तुलनात्मक राजनीति का ये व्यवस्थावादी सिद्धांत समकालीन समय में भी और आज से 20-25 साल पहले भी तुलनात्मक राजनीति के छात्रों को काफी पसंद आया। डेविड ईस्टन के इस सिद्धांत को आखिर इतनी लोकप्रियता क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ये जो सिद्धांत प्रदान किया वो कहीं ना कहीं व्यवहारिकता पर आधारित थे और व्यवहारिक तौर पे हम इस व्यवस्था को या व्यवस्थावादी सिद्धांत को समाज में, देश में देखते हैं। डेविड ईस्टन ने कहा कि एक प्रक्रिया चलती है और ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया है निवेश, राजनीतिक संस्थाएं और निर्गत। अब मैं इन तीनों को खोल के आपको बताऊंगा कि निवेश क्या है, राजनीतिक संस्थाएं क्या है और निर्गत क्या है। जैसे कि आप समझो कि आप कोई कानून चाहते हो, किसी भी फील्ड पे आप कानून चाहते हो, जनता कानून चाहती है, तो उसे निवेश कहते हैं। राजनीतिक संस्थाएं मतलब संसद उस पर कानून बना देती है और वो बनकर कानून बाहर आ जाता है तो निर्गत हो जाता है। जनता कानून जो चाहती है वो निवेश हो गया। संसद बना रही है तो राजनीतिक संस्थाएं हो गई और वो कानून बन गया तो निर्गत हो गई। और वो कानून सही है या नहीं है उसकी भी आप फीडबैक दे सकते हो, तो इसे आप पुनः मूल्यांकन भी कह सकते हो। तो 4 चीजें इसमें आ गई, लेकिन 3 सबसे मेन होती है: निवेश, राजनीतिक संस्थाएं, निर्गत और पुनः मूल्यांकन। ठीक है, पुनः मूल्यांकन का मतलब यह है कि आप उस कानून को कितना फीडबैक देते हो। और इसके अंदर जो भी ये सिद्धांत है, आपने देखा कि इसमें सारी चीजें ना क्रियात्मक पक्षों में जा रही है, इसलिए यहाँ पे राजनीतिक संस्थाएं क्रियात्मक प्रणाली में कार्य करती है। इस बुक का अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति में लैंगिक समानता की व्याख्या, अर्थात
महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे। ऐतिहासिक आधार पर महिलाओं के समस्या और उनके अधिकारों की तुलना इसके अंतर्गत की जाती है। लैंगिक मुद्दों की चर्चा की जाती है क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिलते या उनके साथ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है या उन्हें दूसरे दर्जे की नागरिक माना जाता है, तो कौन से तुलनात्मक विश्लेषण को अपनाकर उनके लिए अवसर पैदा किए जा सकते हैं, इसके ऊपर समीक्षावादी विश्लेषण किया जाता है। साथ ही महिलाओं को निर्णय लेने, अधिकार प्राप्त करने, अवसर को लेने की बात इसमें की जाती है। महिला सशक्तिकरण के प्राप्ति के लिए कौन से योजनाएं जरूरी है, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। पितृतंत्री व्यवस्था शुरू से ही महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है, उसका भी तुलनात्मक समीक्षावादी विश्लेषण देखने को इसमें मिलता है। साथ में इसमें चर्चा की जाती है कि विभिन्न देशों में महिलाओं के लिए वो कौन सी योजनाएं बनी जिससे कि महिलाओं का कल्याण अधिक से अधिक हो सकता है। जैसे भारत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या योजना। तो कई देशों के अंदर इस तरह की योजनाएं बनती है जिससे कि महिलाओं को उस देश में सशक्तिकरण और विकास के अवसर मिलते हैं। इसका भी तुलनात्मक अध्ययन इसके अंदर किया